बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने बात ख़त्म की थी, वो बात ख़त्म की थी कि स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट और स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। बल्कि नहीं, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बात ख़त्म की थी। हमने देखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उसको उसमें और सिंपल प्रोबेबिलिटी में फ़र्क क्या है, और इसकी एग्जांपल देखी थी हमने। तो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो दो इवेंट्स होते हैं वो सिक्वेंशियल होते हैं। अब सिक्वेंशियल से क्या मुराद है, मतलब कि जो इवेंट्स विच आर परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस आर यूज्ड इन सीक्वेंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इवेंट्स जो हैं वो सिक्वेंशियल है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवरल इवेंट्स विच आर अकरिंग इन सक्सेशन, सक्सेशन का क्या मतलब है कि इन सीक्वेंस जो अकर हो रहे हैं, तो हम सिंपल क्या करते हैं, उन इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किस किस केस में, अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सेवरल इवेंट्स की विच आर अकरिंग इन सीक्वेंस इन सक्सेशन, तो हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी जो इंडिविजुअल इवेंट्स की है उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को। अब जो सक्सेसिव इवेंट्स होते हैं, जो सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, सक्सेसिव कह लो या सिक्वेंशियल कह लो, विच आर परफॉर्म्ड आर यूज्ड इन सीक्वेंस, वो इवेंट इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। वो हम आगे बात करते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि इवेंट जो है वो सिक्वेंशियल है, ये कीवर्ड्स देखने हैं आपने। एंड कीवर्ड यूज होगा, एज वेल एज कीवर्ड यूज होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एज वेल एज बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। ठीक है, देन कवर्ड बी जो है यूज हो सकता है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं, ये बताने के लिए कि जो दो इवेंट्स हैं वो आपस में सिक्वेंशियल। ठीक है, इसके अलावा आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी पता लग सकता है कि दो इवेंट्स सिक्वेंशियल हैं अगर वो दो इवेंट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अगर वो दोनों इवेंट्स ओवरलैपिंग है, इंटरसेक्टिंग इवेंट्स हैं, ठीक है, वो यही इंडिकेट करेगा कि जो ये दो हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं अभी दो इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, अगर वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो इवेंट्स है वो आपस में सिक्वेंशियल इवेंट्स है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि दो सिक्वेंशियल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाए। मैंने बताया था कि सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स को। अभी सिक्वेंशियल इवेंट्स जो हैं, अब दो तरह से हो सकते हैं, या तो स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट होते हैं या फिर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर दो इवेंट जो है स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, विच आर नॉट अफेक्टेड बाय ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते ये इवेंट। ठीक है, सो दो इज इवेंट विच आर नॉट अफेक्टेड बाय ईच अदर, ये पहले मैं बातें बता चुका हूँ। सो वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, अगर दो इवेंट जो है वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसे इवेंट विच आर नॉट अफेक्टेड बाय ईच अदर। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है जी, ये जो आपको मैं एमसीक्यू देता हूँ, ठीक है, एमसीक्यू के चार ऑप्शंस होते हैं, आपने कोई एक ऑप्शन उसमें से इनसर्कल करना होता है, तो ये जो है ना आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, सो जो जो आंसर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, जो आंसर है मल्टीपल चॉइस टेस्ट के, वो एग्जांपल है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। ठीक है, अगर दो इवेंट मतलब ये कि दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ईच अदर। ठीक है, कोई एक ऑप्शन होगा, सबकी जो है ना, एक जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे, तो ये इवेंट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है, उसमें क्या है कि पी ए हैपन्स एंड बी हैपन्स, या फिर लिख सकते हो आप पी ए एंड बी, या फिर पी ए इंटरसेक्शन बी। सो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, मैंने बताया था कि सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज के साथ। सिंपल आपने क्या किया, इसको पी ए इंटरसेक्शन बी यानी पी ए हैपन्स एंड बी हैपन्स, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, ए हैपन्स एंड बी हैपन्स, या फिर ए एंड बी, या पी ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अगर दो इवेंट्स क्या होंगे, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होंगे, उस केस में आपने ये करना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सीक्वेंशियल इवेंट्स व्हेन
दोस इवेंट्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, उस केस में आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो इवेंट्स हैं सिक्वेंशियल इवेंट्स वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। सिक्वेंशियल इवेंट या तो डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हो तो सिंपल बता दिए। अब दो इवेंट अगर डिपेंडेंट है स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट का मतलब है कि इवेंट्स आर अफेक्टेड बाय ईच अदर। ठीक है, स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं विच आर अफेक्टेड बाय ईच अदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो जो आंसर्स होते थे मैचिंग टेस्ट के कि एक साइड पे क्वेश्चंस होते थे, दूसरी साइड पे आपके आंसर्स होते थे और रैंडम आंसर होते थे, आपने मैच करना होता था उन आंसर्स को। ठीक है, एक भी गलत मैच हो जाए तो उसकी वजह से जो बाकी आंसर्स होते थे, बाकी जो क्वेश्चन होते थे वो अफेक्ट होते थे। ठीक है, मतलब एक गलत मैच कर दिया तो ऑब्वियसली बाकी भी उसकी वजह से अफेक्ट होंगे। तो ये एग्जांपल है डिपेंडेंट इवेंट्स की। और एमसीक्यू जो देते हैं उसके आंसर, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं होते उसकी वजह से बाकी। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो मैचिंग टेस्ट के आंसर है ये क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, अगर दो इवेंट्स स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट है, सीक्वेंशियल इवेंट में बात करूं कि अगर दो इवेंट स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या तरीका है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने का क्या तरीका है, यानी कि पी ए एंड बी निकालने का क्या तरीका है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने का क्या तरीका है। या फिर जो स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट इवेंट होते हैं वो होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसमें इन्वॉल्व होती है, यानी पी ए हैपन्स एंड देन बी हैपन्स गिवन दैट ए हैज हैपेंड। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं बता चुका हूँ पहले, दोबारा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, अगर दो इवेंट स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ऑन द कंडीशन दैट ए हैपेंस। ठीक है, क्या ये क्या लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी किस कंडीशन पे, ऑन द कंडीशन दैट ए अकर्स। तो ये तरीका होता है स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। ठीक है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो सिंपल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर डिपेंडेंट इवेंट है स्टैटिस्टिकली तो आपने कैसे निकालनी है, दो सिक्वेंशियल इवेंट्स जो कि स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है आपने किस तरह फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कंडीशन प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन द कंडीशन दैट ए हैपेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है इसको इस डिफरेंस को याद रखना है कि सिक्वेंशियल इवेंट्स में दो फिर आगे फर्दर सब टाइप्स हो सकती हैं, या स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट है या स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये ज़रा प्रोबेबिलिटी के अभी तक जो हमने डिफरेंट फार्मूला पढ़े। सिंपल इवेंट में कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। कंपाउंड इवेंट पी ए यूनियन बी इसके इक्वल है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर कंपाउंड इवेंट्स में दो इवेंट्स होते थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सिक्वेंशियल। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट इवेंट होते हैं, ये भी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। सिक्वेंशियल का भी पढ़ा है। अब सिक्वेंशियल में दो हैं, एक स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है और स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट है। स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट का फार्मूला ये भी पढ़ा है और स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट का फार्मूला ये भी पढ़ा है। ये हर एक समरी है जो हम पहले करके आ चुके हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये बेसिकली क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी, ये भी समरी है कि प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेशन फार्मूला है वो सामने लिखा हुआ है। क्या है कि नंबर ऑफ वेज एन ऑफ एस क्या है, प्रोबेबिलिटी पी एस क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि किसके इक्वल है, एन ऑफ एस। ये क्या था, नंबर ऑफ वेज इन विच एन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला स्टार्ट में हमने पढ़ा था। फिर हमने उसके बाद हमने बात की थी कि सेट थ्योरी की एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी पे, ये एप्लीकेशन ये फार्मूला था उसका, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे वो चीज़ खत्म होगी। फिर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि डिसजॉइंट इवेंट्स, उसमें ये चीज़ जो है वो इक्वल नहीं होती, तो उसमें फार्मूला यही रहेगा। और पी ए इंटरसेक्शन बी किससे निकलेगा, ये पी ए इंटरसेक्शन बी अभी जो हमने सिक्वेंशियल इवेंट्स की बात की है। अगर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी में सिंपल पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ पी कर देंगे। अगर स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट है तो फिर जो है वो फार्मूला दूसरा यूज होगा। ये स्टैटिस्टिकली ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये वाला, ठीक है, ये ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी,
ये इस फार्मूले से निकलेगा जब इवेंट्स क्या है स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, और ये इस फार्मूले से निकलेगा अगर इवेंट क्या है स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट, जो भी हमने बात की। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एक इवेंट ए है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। ये हमने प्रूव भी किया था कि 1 के इक्वल कैसे आता है। तो ये थी समरी जो अभी तक हम पीछे करके हैं। अब जो हमने आगे नई चीज आज बात करनी है, नया टॉपिक जो डिस्कस करना है, वो है ट्री डायग्राम। अच्छा, अब ट्री डायग्राम क्या होती है? अब जो प्रोबेबिलिटी की जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, समटाइम्स हार्ड होती हैं, समटाइम्स हमें ऐड करना पड़ता है, समटाइम हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी को, और समटाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि अब इस स्पेसिफिक केस में हम प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करें। तो जो ट्री डायग्राम है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, ये बेसिकली इट शो ऑल द पॉसिबल इवेंट्स, तमाम पॉसिबल जो इवेंट्स है वो शो करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली दिस डायग्राम दे आर वे टू शो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इवेंट्स। ठीक है, तो इवेंट्स की जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटी की। इट इज द विजुअल रिप्रेजेंट, विजुअली जो है ना प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम जो है वो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम में एक इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके अलावा तमाम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको लिस्ट करती है एक सिस्टमेटिक फैशन में। अभी हम देखते हैं कि कैसे। तो हम ट्री डायग्राम के थ्रू डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है उनको लिस्ट करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं। कैसे? अब फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल है कि यूजिंग ट्री डायग्राम सैंपल स्पेस बतानी है टू कॉइन फ्लिप्स की। सैंपल स्पेस भी बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सम रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस बता चुके हैं बड़े। अब हमने वही सैंपल स्पेस टू कॉइन फ्लिप्स, यानी एक कॉइन को दो दफा फ्लिप किया है, तो उसकी हमने जो है ना ट्री डायग्राम के थ्रू सैंपल स्पेस जो है ना बतानी है। तो ठीक है, ये जी, अब आपने ये कॉइन फ्लिप करना है, या कोई एक अंपायर है वो मैच से पहले कॉइन फ्लिप करेगा। अब दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, फर्स्ट फ्लिप या तो आपको हेड मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको टेल मिलेगी। दो पॉसिबिलिटीज है ना, कॉइन फ्लिप किया। अब आपने, आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉइन को दो दफा फ्लिप करना है। पहली दफा आपने फ्लिप किया, या तो आपको हेड मिलेगा या आपको आपको टेल मिलेगी। ठीक है, अगर आपको हेड मिला है, ठीक है, दोबारा अगर आप फ्लिप करते हो तो आपको दोबारा क्या होगा, या हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको टेल मिली है तो वो भी क्या होगा, सेकंड फ्लिप पे आपको या हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगी। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लिप था। फर्स्ट फ्लिप पे या तो आपको हेड मिल सकता है या फिर आपको टेल। ये सेकंड फ्लिप है। अब आपको अगर हेड मिला है तो सेकंड फ्लिप पे हेड के साथ दोबारा हेड मिल सकता है या फिर हेड के साथ टेल मिल सकती है। लेकिन अगर आपको टेल मिली थी तो टेल के साथ सेकंड फ्लिप पे आपको हेड मिल सकता है या आपको टेल मिल सकती है। तो अब सैंपल स्पेस क्या हुआ, हेड हेड। ठीक है, हेड हेड, एक सैंपल स्पेस ये होगी। सेकंड, या आपको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगी। ये वही चीज़ है, इसको हम टी डायग्राम से देख रहे हैं, या टेल मिलेगी या हेड मिलेगी। ठीक है, या फिर फर्स्ट फ्लिप पे टेल है और सेकंड फ्लिप पे भी टेल है। तो ये आपकी क्या है, सैंपल स्पेस है। तो ये यूजिंग ट्री डायग्राम आपने जो है ना टू कॉइन जो है उनको फ्लिप किया और उनकी सैंपल स्पेस फाइंड कर ली। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक क्लोजेट है, मिक्सचर एक्स, लेट्स सपोज समद है, समद की क्लोजेट है, यानी एक कबर्ड है या कोई वार्डरोब है। ठीक है, उसमें समद के पास जो है ना ये आइटम्स पड़े हुए हैं। उसमें तीन जो है, टी शर्ट्स हैं, थ्री शर्ट्स हैं समद के पास, दो पैंट्स हैं
और दो जो है ना पेयर ऑफ शूज है। अब इसको हमने टी डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना है, इसकी जो क्या कहते हैं सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। अब क्या क्या था जी, 3 शर्ट्स थी और 2 पैंट्स थी। ठीक है, अब समझ, या तो ये ब्लू वाली पैंट पहनेगा या फिर ब्राउन वाली पैंट पहनेगा। 2 पैंट थी ना, लेट्स सपोज समझ ब्लू वाली पैंट पहनता है, तो अब समझ के पास ऑप्शन है कि 3 शर्ट्स, इन तीनों में से कोई शर्ट पहन सकता है। ठीक है, जो गिवन थी, ब्लू, ऑरेंज या ब्लैक। यानी समझ अगर ब्लू पैंट पहनता है तो उसके साथ शर्ट इन तीनों में से कोई एक पहनेगा। अगर लेट्स सपोज समझ ये ब्राउन वाली पैंट पहनता है तो तब भी उन, अच्छा पहले ऊपर आ, अब समर ने अगर ब्लू पैंट पहनी और साथ ब्लू शर्ट सेलेक्ट की, तो अब उसके पास शूज के भी पेयर ऑफ शूज भी उसके पास 2 है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ब्राउन शूज पहनेगा या ब्लैक पहनेगा। सिमिलरली अगर ऑरेंज शर्ट उसने पहनी है तब भी उसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो ब्राउन शूज पहनेगा या फिर ब्लैक पहनेगा। अगर उसने ब्लैक शर्ट पहनी है तब भी उसके पास ऑप्शन है या तो ब्राउन शूज पहने या फिर ब्लैक शूज पहने। अगर अब दोबारा अगर समझ जो है वो ब्लू पैंट नहीं पहनता, ब्राउन पहनता है, तो उसके पास भी फिर 3 ऑप्शन है, या तो वो ब्लू शर्ट पहने, ऑरेंज शर्ट पहने या फिर ब्लैक शर्ट पहने। अगर वो ब्राउन पैंट और ब्लू शर्ट पहनता है तो उसके पास फिर 2 ऑप्शन है कि या तो ब्राउन शूज पहने या फिर ब्लैक। लेकिन अगर वो ऑरेंज शर्ट पहनता है तब भी उसके पास यही 2 ऑप्शन है, ब्लैक में भी उसके पास यही 2 ऑप्शन। तो अब उसके पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगी। पहली कि आपकी ब्लू पैंट, ब्लू शर्ट, ब्राउन शूज। सेकंड, ब्लू पैंट, ब्लू शर्ट एंड ब्लैक शूज, 2 होगी। थर्ड, ब्लू पैंट, ऑरेंज शर्ट, ब्राउन शूज। फोर्थ, ब्लू पैंट, ऑरेंज शर्ट, ब्लैक शूज। सिमिलरली फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवन्थ, एट्थ ये, नाइन्थ ये, 10, ठीक है, 11 और 12। ठीक है, ये यूजिंग, ये जो है ना ये यूजिंग ट्री डायग्राम आपने उसके 12 जो है ना सैंपल स्पेस आपने बता दी। सो ट्री डायग्राम क्या बता रही है आपको, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटी। दिस इज बेसिकली ट्री डायग्राम। ठीक है, ये तो चलो समझाने के लिए बताया कि उसके 12 आउटकम्स बनेंगे। आगे हम देख भी लेते हैं। ये है जी ट्री डायग्राम को अब आपने जब बनाना है तो रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब एक ये ट्री डायग्राम रिप्रेजेंट की गई है जी टॉस ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट लिया। ठीक है, अब आपने कॉइन को टॉस किया, या तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगी। ठीक है, अब आपने जो है ना ब्रांचेस बनानी है। एक ब्रांच बना दी हेड की तरफ जा रही है, एक ब्रांच बना दी टेल की तरफ जा रही है। ये ब्रांच शो हुई हुई है कि ब्रांच क्या है, ये एरो जो है वो ब्रांच है। आउटकम क्या है, ये जो आपने हेड और आपका जो रिजल्ट आ रहा है ये टेल आपकी आउटकम है। और प्रोबेबिलिटी आप कहाँ पे लिखते हो, आप उस ब्रांच के ऊपर लिखते हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका ये है, ठीक, ब्रांच पे लिखते हो आप। ठीक है, सिर्फ टेल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मेंशन, मतलब ये जिस तरह लिखा हुआ है ट्री डायग्राम बनाने का ये एक प्रॉपर तरीका है, उसको फॉलो करना है कि प्रोबेबिलिटी को, ये ब्रांच क्या है, ये एरो जो है ये ब्रांच है। ठीक है, ये ब्रांच है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ब्रांच इज रिटन ऑन द ब्रांच। ठीक है, जिस तरह इस ब्रांच पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, इस ब्रांच पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, इस ब्रांच पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। ठीक है, और जो आउटकम लिखा जाता है वो उस ब्रांच के एंड पे लिखा जाता है। जैसे ये हेड और ये टेल आउटकम है, उस ब्रांच के क्या एंड पे लिखा गया। अच्छा, अब हमने टी डायग्राम बनानी थी और सैंपल स्पेस बतानी थी और प्रोबेबिलिटी बतानी थी। ये वही एग्जांपल है कि एक कॉइन को जो है ना आपने 2 दफ़ा फ्लिप किया तो उसकी आपने सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी बतानी है। कॉइन को जब फर्स्ट टाइम फ्लिप किया या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगी। ठीक है, अब अगर
हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, 1/2। टेल आती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। ऐसे ही है, 1/2 ही है ना, कि या हेड आएगा या टेल आएगा। 0.5 0.5। अच्छा, पहली दफा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगी। अच्छा, लेट्स सपोज हेड आता है, तो हेड आता है तो जब सेकंड टाइम उसको फ्लिप करेंगे दोबारा या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगी। यानी हेड से फिर दो जो है ब्रांचेज और निकलेंगी, दोबारा या हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। अब दोबारा हेड आएगा या टेल आएगी उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना। एक दफा हेड आ गया, सेकंड फ्लिप पे भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और यहाँ पे भी 1/2 है। ठीक है, मतलब सेकंड टाइम भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 1/2 यहाँ पे भी, 1/2 यहाँ पे भी, वो भी हो गया 0.5 और 0.5। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, लेट्स सपोज टेल आई थी, हेड नहीं आया था, टेल आई थी, तो दोबारा जब सेकंड टाइम फ्लिप करोगे या हेड आएगा या टेल आएगा सिमिलरली। तो इसकी 1/2 और इसकी भी 1/2। ये आपने टी डायग्राम शो कर दी। ये आपने सैंपल स्पेस लिख दी कि या हेड हेड आ सकता है, यानी ये हेड हेड, ठीक है, या फिर हेड टेल आ सकती है, हेड और ये टेल, या फिर आपकी टेल और हेड आ सकती है, टेल और हेड, या फिर टेल एंड टेल, टेल एंड टेल लास्ट। तो ये आपकी सैंपल स्पेस होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्री डायग्राम थी, आपने इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस ही बतानी थी। तो ये बेसिकली आपको जब कहा जाएगा टी डायग्राम का, तो ये चीज़ आपने प्रॉपर बना के ये सैंपल स्पेस उसकी लिखनी है। अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो फिर मजीद करना है, नहीं पूछी जाएगी तो नहीं करना। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो पीछे हमने सैंपल स्पेस बना दी थी, अगर लेट्स सपोज क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड, कि हेड और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस ओवरऑल सिनेरियो में। हेड और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल आपने क्या करना है, दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन था फर्स्ट के, मतलब लेट्स सपोज क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड। हेड हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हेड है और ये हेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है, इनकी प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या आ गया 0.25। ठीक है, सिमिलरली सब की प्रोबेबिलिटी को, अगला स्टेप जो है ना ट्री डायग्राम में, आपने ये यहाँ तक ये प्रॉपर बनानी है ट्री डायग्राम। अगर तो सिर्फ सैंपल स्पेस पूछी जाएगी तो आपने ये ट्री डायग्राम का ये पोर्शन बनाना है यहाँ से। अगर आपको ओवरऑल पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी भी पूछी जाती है, तो आपने ये पूरी ट्री डायग्राम का ये पार्ट, ये समझाने के लिए लिखा हुआ है ऐड एंड मल्टीप्लाई, ये नहीं बनाना, ये नहीं लिखना, ओवरऑल ये डायग्राम बनानी है आप। ठीक है, अब समझाना मैं ये चाह रहा था कि हेड और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, 0.25 आपने मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई कर देना है 0.25। ठीक है, उसके बाद टेल और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 0.5 और ये 0.5 मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली टेल और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, 0.25। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होना चाहिए इक्वल टू 1। सो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी पार्ट हो क्वेश्चन का, अब लाइक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, इस सिनेरियो में हेड हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, सो हेड हेड की प्रोबेबिलिटी है 0.25। तो आपने बता दिया कि 0.25 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड, यानी कि फर्स्ट फ्लिप पे भी हेड आए और सेकंड फ्लिप पे भी हेड आए। नेक्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड फ्रॉम टू टास्क, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट हेड मिले। तो आपने देखना है कौन सा सिनेरियो है जिसमें एटलीस्ट वन हेड मिल रहा है, एटलीस्ट वन। तो आपके पास ये सिनेरियो है, इसमें एटलीस्ट वन हेड है, ये सिनेरियो है इसमें भी एक हेड है, ये सिनेरियो इसमें भी एक हेड है, इसमें दोनों टेल है, तो ये वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है।
तो उसने पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो ये 0.25 इसकी प्लस 0.25 इसकी प्लस 0.25 इसकी, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड फ्रॉम टू टॉसेज इज 0.75। ठीक है, तो ये इस तरह आपके लिए इजी हो जाता है बताना। अगर वो के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, तो एक ये और ये सेम 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 वो भी क्या होगी 0.75। अगर वो के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, सो बोथ टेल्स जो है बोथ टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट फ्लिप में भी सेकंड फ्लिप में भी वो एक ही है 0.25। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, कि फर्स्ट फ्लिप पे हेड आए और सेकंड फ्लिप पे टेल आए, तो वो भी एक है कि ये वाला वो सिनेरियो है जिसमें फर्स्ट पे हेड आ रहा है और सेकंड पे टेल, वो भी कितनी है 0.25। तो ये एक तरीका है ट्री डायग्राम बनाने का। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपने बनाना है। अगर तो वो सैंपल स्पेस का पूछता है सिर्फ, तो आपने ये वाला पोर्शन करके छोड़ देना, ये बना के, दैट्स इट। लेकिन अगर आपको वो कहता है कि नहीं जो है प्रॉपर आगे प्रोबेबिलिटी का भी पूछता है, तो फिर उसके बाद ये पार्ट भी करना है आपने उसमें, ये वाला पार्ट भी करना है आगे। फिर उसके बाद जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने आंसर करने हैं उस पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है डायग्राम का, ठीक है, बैग कंटेन्स 3 ब्लैक बॉल्स 5 वाइट बॉल्स। ठीक है, एक बैग में जो है ना 3 जो है वो ब्लैक बॉल है, ठीक है, और 5 जो है वो वाइट बॉल है। अच्छा, अब पॉल पिक्स अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब इसमें से ना एक बंदे ने यहाँ से एक बॉल निकाली, एक रैंडम जो है ना वो बॉल निकाली, ठीक है, एंड रिप्लेस इट बैक द बैग। बॉल निकालने के बाद उस बैग में दोबारा वो मिक्स कर दी और शफल करके ना उसने दोबारा एक और बॉल पिक की, मतलब वो 2 दफा बॉल पिक कर रहा है। कि एक लेट्स सपोज बिलाल है, बिलाल ने क्या किया कि एक बैग था, बैग के अंदर 3 ब्लैक बॉल्स थी और 5 वाइट बॉल्स थी। बिलाल ने एक बॉल निकाली रैंडमली कोई भी, ठीक है, वो निकालने के बाद उसने देखी ये बॉल फलाए, उसने वो बॉल दोबारा मिक्स कर दी इसके अंदर, ठीक है। बिलाल ने बॉल निकाली, देखने के बाद दोबारा उस बैग में मिक्स कर दी और दोबारा एक और बॉल निकाली रैंडमली, यानी बिलाल ने 2 दफा 2 ट्रायल्स किए, फर्स्ट ड्रॉ एंड सेकंड ड्रॉ, 2 दफा बॉल निकाल रहा है। अब पहला पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम, एक तो ट्री डायग्राम बनानी है। सेकंड है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट पॉल पिक्स 2 ब्लैक बॉल, बताओ कि पॉल ने 2 ब्लैक बॉल्स ली है, क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड ब्लैक बॉल इन हिज सेकंड ड्रॉ, के ब्लैक बॉल उसको सेकंड ड्रॉ में मिली है, मतलब पहली दफा नहीं सेकंड ड्रॉ में मिली है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। सिंपल ट्री डायग्राम बना के 2 ड्रॉ किए हैं उसने, यानी 2 दफा उसने बॉल निकाली है, तो फर्स्ट ड्रॉ सेकंड ड्रॉ। अब फर्स्ट ड्रॉ में, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ में या तो इसको ब्लैक बॉल मिलेगी या वाइट बॉल मिलेगी, ऐसे ही, ठीक है, ब्रांच बनाई। अब फर्स्ट में आपने यहाँ पे बी और डब्ल्यू अगर लिखा है ना, तो साइड पे आपने बता देना है कि बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक बॉल, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाइट बॉल, ये जो आउटकम लिख रहे हो आप, ठीक है। और ब्रांच के ऊपर आपने प्रोबेबिलिटी लिख ली है, प्रोबेबिलिटी आप जो है ना फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो और डेसिमल में भी लिख सकते हो, ठीक है। 3/8 फ्रैक्शन में लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब फर्स्ट ड्रॉ में या तो आपको ब्लैक बॉल मिलेगी या वाइट बॉल मिलेगी। अच्छा, ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल बॉल्स कितनी थी, 5 वाइट एंड 3 ब्लैक, टोटल बॉल्स कितनी है 8,
तो ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8, और वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/8। तो ये आपने शो करा दी। अच्छा, अब फर्स्ट ड्रॉ में या ब्लैक मिली या वाइट मिली। लेट्स सपोज ब्लैक मिली, तो सेकंड ड्रॉ में भी क्या होगा, या दोबारा ब्लैक मिलेगी या वाइट मिलेगी। तो एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी। ठीक है, अब दोबारा ब्लैक मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोबारा 3/8 है, क्योंकि उसने बॉल को रिप्लेस कर दिया था दोबारा। अब दोबारा सेम है ना, सेम नंबर ऑफ बॉल्स हैं उस बैग में 8, तो ब्लैक मिलने की दोबारा 3/8 और वाइट मिलने की दोबारा 5/8। ठीक है, लेट्स सपोज उसको वाइट मिली थी, तो वाइट मिली है, तो सेकंड ड्रॉ में दोबारा उसको या ब्लैक मिलेगी या वाइट मिलेगी। सो सिमिलरली 3/8 एंड 5/8, ये आपकी होगी फर्स्ट ड्रॉ, ये सेकंड ड्रॉ। अब आउटकम्स क्या मिले आपको, यानी जो आपकी सैंपल स्पेस थी वो क्या है, ब्लैक ब्लैक, ठीक है, या ब्लैक वाइट, या वाइट ब्लैक, या फिर वाइट वाइट। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक बॉल्स, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/8। So 3/8 multiplied by 3/8 कितना हो गया, 9/64। What is the probability of getting black ball on first draw and white ball on second draw? इसकी probability क्या होगी, ये 3/8 इसका मल्टीप्लाई 5/8 इसका, ये। What is the probability of getting white ball on first draw and black ball on second draw? ठीक है, 5/8 मल्टीप्लाई 3/8। And what is the probability of getting both white balls? 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/8। और इन सब को अगर आप सम करो, इन सब की प्रोबेबिलिटीज को, वो इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अब पहला पार्ट था कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी ट्री ऑफ द प्रॉब्लम, यानी ट्री डायग्राम बनानी थी, वो ट्री डायग्राम बना दी। सेकंड था कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट पॉल पिक्स 2 ब्लैक बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉल, जो है, या बिलाल की बात करूं, लेट्स सपोज बिलाल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बिलाल पिक्स 2 ब्लैक बॉल्स, तो 2 ब्लैक बॉल्स, ये एक आउटकम बनता है जिसमें 2 ब्लैक बॉल्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी है, 9/64। सो इसका आंसर क्या है, 9/64। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी दैट बिलाल पिक्स 2 ब्लैक बॉल्स इज 9/64। सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बिलाल पिक्स अ ब्लैक बॉल इन हिज सेकंड ड्रॉ, कि सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल है। अब कौन कौन सा केस ऐसा है जिसमें सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल आ रही है, एक ये और एक ये। उसने फर्स्ट का कुछ भी नहीं कहा, फर्स्ट में जो मर्जी आए ड्रॉ में, उसने कहा कि सेकंड ड्रॉ में, ये सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल मिले, तो ये वाला एक केस था और एक ये वाला केस था। ठीक है, जो मैंने इनसर्कल किए हैं, ये वो केस हैं दो जिनमें सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल मिल रही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 9/64, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 15/64। सो अब क्या करूंगा, मैं दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि और रूल लगेगा ना यहाँ पे, क्योंकि या तो ये मुझे मिल सकता है, ये आउटकम हो सकता है, या फिर ये, यानी और रूल लगेगा। तो और में हम क्या करते थे, आपस में ऐड करते थे, यानी कि ये यूं लिखूंगा इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ब्लैक। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी, 9/64, ये वाला केस था एक, प्लस ये वाला केस था 15/64। तो ये आंसर आएगा तकरीबन 24/64 हो गया, कैंसिल आउट हुए, तो आंसर आ गया 3/8। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा, इस पार्ट का क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/8। ठीक है, तो और रूल लगा इसमें, सिंपल। तो ये थी ट्री डायग्राम, और प्रोबेबिलिटी निकालनी होगा ट्री डायग्राम से, ये तरीका है। तो इसी तरह से जो है ना, आपने डिफरेंट एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी करनी है, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं। और अगर कहीं ना समझ आए तो आपने मुझसे पूछना भी। अच्छा, अब हमारे जो इस लेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन।
ठीक है। अब परम्यूटेशन समझाने से पहले मैं ये चीज़ समझाता हूँ इस तरह। लेट्स सपोज एक लॉक नहीं होते थे, वो अक्सर बैग में लॉक्स लगे होते थे या घर वगैरह को लॉक लगाते थे जिसमें कोड होता था, कोड से वो लॉक। अच्छा, सॉरी वो इंटरप्शन हो गया था। अब मैं बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास एक परम्यूटेशन में बात कर रहा था, एक लॉक है, परम्यूटेशन लॉक कहता हूँ मैं इसको। ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने लॉक का जो वो पासवर्ड रखा है वो रखा है जी 3027। ठीक है। तो आपका वो लॉक तभी खुलेगा ना जब ये पासवर्ड एंटर करोगे 3027। ठीक है, यानी कि इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है, लॉक खोलने के लिए ऑर्डर मैटर कर रहा है। आप लॉक खोलने के लिए ये नहीं कर सकते कि उल्टा पासवर्ड लिख दो 7230, कि आप उल्टी साइड से पासवर्ड लिख लो, तो इस तरह लॉक नहीं खुलेगा कभी भी। यानी कि इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। ये कौन सा लॉक है? परम्यूटेशन लॉक है। लेट्स सपोज एक और आपके पास लॉक है, कॉम्बिनेशन लॉक है। ठीक है, आपका पासवर्ड था 3027। ये लॉक कहता है कि आप ये नंबर बस एंटर करो, चार, जिस वर्जी ऑर्डर में एंटर करो। आप बेशक 0372 एंटर कर दो। ठीक है, 0372 एंटर कर दो, बेशक 7203 एंटर कर दो, बेशक 2073 एंटर कर दो। यानी कॉम्बिनेशन लॉक ऐसा लॉक होगा जो आपको परमिट करेगा किसी भी ऑर्डर में आप नंबर एंटर करो, वो आपका लॉक जो है वो ओपन हो जाएगा। परम्यूटेशन लॉक जो है वो आपको जो है ना उस वक्त तक ओपन नहीं करके देगा। ठीक है, लॉक ओपन नहीं होगा उस वक्त तक जब तक ऑर्डर मेंटेन नहीं करोगे, जब तक 3027 एंटर नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परम्यूटेशन होती है उसमें ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये चीज़ याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन जो है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ये फर्क है, डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लॉक से याद रख लो कि एक लॉक है, ठीक है, एक परम्यूटेशन लॉक है, एक कॉम्बिनेशन लॉक है। परम्यूटेशन लॉक का मतलब ये है कि ऑर्डर मैटर करेगा, उसी वक्त वो दरवाज़ा खुलेगा, उसी वक्त वो लॉक ओपन होगा जब 3027 एग्जाम्पल दी है पासवर्ड लगाओगे। ज़रा सा भी आगे पीछे किया नंबर, लॉक ओपन नहीं होगा। कॉम्बिनेशन कहता है कि 3027 है ना, तो 3027 ऑर्डर जो मर्जी रखो, बस ये चार अगर आपने डिजिट एंटर किए लॉक ओपन हो जाएगा। 0327 रखो या 7203 रखो, जो मर्जी रखो। सो कॉम्बिनेशन में जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता, और परम्यूटेशन में ऑर्डर क्या करता है? मैटर करता है। ठीक है। सो परम्यूटेशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर मैटर्स, एंड कॉम्बिनेशन क्या है कि सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स जिसमें ऑर्डर मैटर करता है उसको कहते हैं परम्यूटेशन, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्योंकि कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट होती नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे हम अरेंजमेंट का वर्ड यूज़ नहीं करते उसको डिफाइन करते हुए, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है वो अरेंजमेंट जो है उस पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये एक परम्यूटेशन निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको हम डिस्कस करते हैं, और कॉम्बिनेशन निकालने का ये फॉर्मूला। अच्छा, इसको मैं इस तरह समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक अवार्ड जो है ना देना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस। ठीक है, फर्स्ट प्राइज देना है, सेकंड प्राइज देना है, थर्ड प्राइज देना है। 5 कंटेस्टेंट है आपके पास, 5 कंटेस्टेंट्स हैं। ए है एक बी है, एक सी है, एक डी है, और एक ई है। ये 5 लोग हैं, आपने इनमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, प्राइज देना है, इनको अवार्ड देना है। 5 कंटेस्टेंट है, उनमें से फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस वाले को, फर्स्ट प्लेस वाले को गोल्ड मेडल देना है, सेकंड प्लेस वाले को सिल्वर मेडल देना है, और थर्ड प्लेस वाले को ब्रॉन्ज मेडल देना है। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? आपके पास 5 चॉइसेस है यहाँ पे।
ये स्टार्ट लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास 5 चॉइसेस, ABCDE, ठीक है। अब लेट्स सपोज इन 5 चॉइसेस में से आपने ए को दे दिया गोल्ड मेडल, कि ए कंटेस्टेंट को गोल्ड मेडल मिल गया, तो अब जो सेकंड प्राइज मिलना है उसके लिए कितनी चॉइसेस बच जाएंगी? 4 चॉइसेस बच जाएंगी ना। ए तो खत्म हो गया क्योंकि ए को तो गोल्ड मेडल मिल गया, हर बंदे को 3 किसी बंदों को प्राइज मिलना